बैंक की लूट, तिजोरियों पर डाका, आपने आज तक हर तरीके के स्कैम की कहानी सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भगवान के घर में घुसकर खुद भगवान की जेब काटने की हिम्मत कर सकता है? देश के सबसे सिक्योर कैश रूम में जहां 24 घंटे टीसीएस के सीसीटीवी कैमरे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीमें बैठी होती हैं, वहां से रामलला का चढ़ावा गायब हो रहा था। ये कहानी किसी आम बैंक डकैत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे हाई प्रोफाइल सिंडिकेट की जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सौदा कर दिया। किसी गरीब किसान के खून पसीने की कमाई, किसी माँ की पाई पाई जोड़कर लाई गई पोटली, ये सब कुछ सीधा भगवान राम तक पहुंचने के बजाय कुछ गिने चुने लोगों की जेबों में जा रहा था। और जब इस काले खेल का पर्दाफाश हुआ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 12,000 की सैलरी पाने वाले लोग रातों रात करोड़पति बन रहे थे और गोबर के ढेर से लाखों का कैश बरामद हो रहा था। लेकिन ये सब इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच हुआ कैसे? इसकी शुरुआत होती है 9 नवंबर 2019 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंडिया के बाकी बड़े मंदिरों में सरकार की सीधी निगरानी होती है, जहां कोई भी आरटीआई डालकर हिसाब मांग सकता है। लेकिन 5 फरवरी 2020 को जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया तो उसे पूरी तरह ऑटोनोमस कर दिया गया। ऑन पेपर ये एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह काम करेगा, जहां कोई आम इंसान आरटीआई से हिसाब नहीं मांग पाएगा। जब आरएसएस के पुराने मेंबर कैलाश चंद्र मुंद्रा ने डिटेल्स मांगी तो सीबीडीटी ने साफ मना कर दिया। पब्लिक पैसा दे सकती है लेकिन हिसाब नहीं मांग सकती। पेपर पर तो ये ट्रस्ट सरकार से आजाद था, लेकिन इसके अंदर बैठे लोगों के तार सीधे पावर कॉरिडोर से जुड़े थे। 15 में से 12 मेंबर सीधे नॉमिनेटेड थे, जैसे नृपेंद्र मिश्रा जो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंदिर निर्माण समिति के हेड थे, और चंपत राय जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे। उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मंदिर में उनके कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इसी ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तैयार किया था। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े डॉक्टर अनिल मिश्रा को जमीन खरीदने और डोनेशन संभालने का जिम्मा मिला। इनका ऑफिस ठीक उसी काउंटिंग रूम के बगल में था। नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट फिल्म ने वार्निंग दी थी कि ये मैनेजमेंट बेहद अनप्रोफेशनल है, कोई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर इसे तुरंत नहीं सुधारा गया तो बहुत बड़ी चोरी और घपलेबाजी होगी। लेकिन इस वार्निंग पर एक्शन लेने के बजाय उसे ठंडे बस्ते में दबा दिया गया। ना कोई एसओपी बनी, ना कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की गई। न्यू डाटा के मुताबिक मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगे एक इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने नोटिस किया कि एल्यूमिनियम के काम का बिल जानबूझकर 1.5 गुना ज्यादा बनाया जा रहा था। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा तो उसने साफ कहा कि 40% कमीशन ऊपर डॉक्टर अनिल मिश्रा को देना पड़ता है। दीनानाथ ने जैसे ही आवाज उठाई उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सिर्फ यही नहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 40% कमीशन का खेल गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद के नाम से चल रहा था, जिसके अप्रूवल के बिना किसी भी वेंडर को पेमेंट नहीं की जा सकती थी। 23 जनवरी 2024 को मंदिर खुला और हर दिन लाखों का चढ़ावा आने लगा। परिसर में लगी दान पेटियों को बाहर कर बेसमेंट के हाई सिक्योरिटी काउंटिंग रूम ले जाया जाता था। ट्रस्ट ने एसबीआई के साथ एमओयू साइन किया था, जिसके तहत पैसे को कलेक्ट करने से लेकर बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एसबीआई की थी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है जुगाड़ की। एसबीआई के अफसरों पर प्रेशर डालकर चंपत राय के कर्मियों को टीम में शामिल कराया गया। कैश हैंडलिंग आउटसोर्स होते ही ट्रस्टीज की सिफारिश पर बिना किसी इंटरव्यू के लोकल लोग भर्ती कर लिए गए। अब इस टीम के चेहरों को देखिए। मनीष यादव, चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा, अनुकल्प मिश्रा, ट्रस्ट मेंबर अरविंद मिश्रा के रिश्तेदार लवकुश मिश्रा का जीजा, और रामा शंकर उर्फ टीनू यादव, चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर, जिसके पास स्ट्रॉन्ग रूम की चाबियां और कैश काउंटिंग तक का एक्सेस था। इनकी ऑफिशियल सैलरी महज 12 से 20 हजार थी, लेकिन खेल करोड़ों का था। काउंटिंग रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस संभालती थी। 2 शिफ्ट में 50 लोग मौजूद रहते थे। सिफारशी नोट गिनने वाले ट्रस्ट के लोग और एसबीआई की ऑडिट टीम, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सिस्टम छोटा पड़ जाता है, क्योंकि ये सारे लोग आपस में दोस्त थे। इन्होंने कैमरों को ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया। ये लोग कैमरे के सामने इस तरीके से खड़े होते थे कि व्यू ब्लॉक हो जाए। जैसे ही कैमरा छुपा, 500 के नोटों की गड्डियां सीधे जेब के अंदर। फिर वॉशरूम के बहाने उन्हें टॉयलेट में छुपा दिया जाता और छुट्टी के वक्त बाहर निकाल लिया जाता। 2025 में भक्तों के चंदा पर शक हुआ तो एसबीआई के साथ मिलकर एसओपी बनाई गई कि बिना पॉकेट वाले कपड़े पहने जाएंगे और 180 दिन का बैकअप रखा जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर एक भी नियम फॉलो नहीं हुआ। फुटेज सिर्फ 45 दिन में डिलीट की जाने लगी। जब सीधे गाड़ियां उड़ाना भारी पड़ने लगा तो इस गैंग ने वाउचर स्कैम शुरू किया। 500 के 100 नोट
यानी पूरे 50,000 रुपए की गड्डी बनाई जाती थी। इन लोगों ने क्या किया, 100 लोगों की गड्डी में चुपके से 12 से 20 एक्स्ट्रा नोट डाल दिए, यानी गड्डी की असली वैल्यू हो गई 60,000 रुपए। लेकिन वाउचर पर डोनेशन काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और अनुकल्प मिश्रा सिर्फ 50,000 ही लिखते थे। अब इस एक्स्ट्रा लोडेड गड्डी को बैंक ले जाने की जिम्मेदारी रतीश, गंगादीप और टीनू यादव की थी। ये लोग रास्ते में ही वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लेते थे। बैंक में पूरे 50,000 जमा होते, वाउचर मैच कर जाता और बीच का पैसा सीधे इस गैंग के पास पहुंच जाता। मार्च 2026 में एसबीआई ने लिखित में ट्रस्ट को सजेशन दिए कि इस संदिग्ध स्टाफ को तुरंत हटाया जाए, लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय ने मना कर दिया। जब स्टाफ नहीं बदला तो एसबीआई के कुछ अधिकारियों ने मई 2026 के एंड में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने काउंटिंग रूम में हाइडन कैमरे छुपा दिए, जिनकी लोकेशन इस गैंग को नहीं पता थी। 4 जून 2026 को जब उस हाइडन कैमरा की फुटेज खोली गई तो सबके होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि अविनाश शुक्ला नाम का लड़का कैमरे का व्यू ब्लॉक करके गाड़ियां पार कर रहा है। अगले दिन पुलिस अविनाश के घर पहुंचती है और 22,000 की नौकरी करने वाले इस लड़के के घर से फॉरेन डॉलर के नोट्स और 20 लाख से ज्यादा का कैश बरामद होता है। लेकिन इतनी बड़ी चोरी के बाद भी कोई फॉर्मल एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामले को दबाने की कोशिश हुई। ये गैंग इतनी तेजी से अमीर बढ़ रहा था कि साथ वाले चिढ़ने लगे थे। लवकुश मिश्रा ने 25 लाख रुपए लगाकर 2 मंजिला मकान खड़ा कर दिया था। अनुकल्प मिश्रा 65 लाख का फार्म हाउस खरीद रहा था और केडी तिवारी 1.5 करोड़ से ज्यादा की जमीनें ले रहा था। हाइडन कैमरे की बात लीक होते ही मंदिर के स्टाफ ने समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे को सब बता दिया। इसके बाद 7 जून 2026 को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस पूरे स्कैम को नेशनल न्यूज बना दिया। चंपत राय ने इसे नॉर्मल ऑडिट का नाम दिया, लेकिन तभी ट्रस्ट के पुराने अकाउंट्स इंचार्ज महिपाल सिंह सामने आ गए। उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि ये चोरी 2020-21 से ही चल रही है। श्रद्धालु जो गहने सीधे डोनेशन बॉक्स में डाल देते थे। टीनू यादव उनकी फोटो खींचकर चंपत राय को भेजता था और बिना किसी रिसिप्ट के चांदी से भरे बॉक्सेस बाहर भेजे जाते थे। जब महिपाल ने आवाज उठाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी कहा कि डिटेल उनके पास है पर नाम नहीं बताएंगे। बढ़ते प्रेशर के बाद 13 जून 2026 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी बना दी। एसआईटी पहले ही दिन वॉशरूम से सीधे 4 लाख कैश बरामद किए, लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज निकालने पहुंचे तो पता चला कि पिछले 7-8 महीने का डाटा ही डिलीट कर दिया गया था। एसआईटी का शक गहराया रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव पर, जो 1600 कैमरों को कंट्रोल करता था। वो ट्रस्टीज के बेहद खास था। 17 साल से अयोध्या में तैनात था और हर बार उसका ट्रांसफर रुकवा दिया जाता था। एसआईटी के आते ही उसे तुरंत गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया। उसका मोबाइल फॉर्मेटेड मिला और सारे डिजिटल एविडेंस मिटा दिए गए थे। उसी दिन जब चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव के घर छापा पड़ा तो वहां से कैश, ज्वेलरी और 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का कागजात मिले, जिसमें 70 कमरों का हॉस्टल और फॉर्च्यूनर शामिल था। याद रखिए, मंदिर आने से पहले ये शख्स ऑटो चलाता था। मनीष यादव के पास से 36 लाख रुपए कैश मिले। अगले दिन लवकुश मिश्रा के घर गोबर के ढेर में से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मंदिर के सोने चांदी की देख रेख करने वाले केडी तिवारी भी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके थे। 23 जून 2026 को एसआईटी ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झोल है। संजय प्रसाद का नाम खुद ट्रस्ट के मेंबर्स की लिस्ट में शामिल है, यानी जांच रिपोर्ट घूम फिर कर उसी सिस्टम के बड़े मेंबर के पास पहुंच रही है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद ट्रस्ट के मेंबर कृष्णा मोहन की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में अविनाश शुक्ला ने दावा किया कि यह पूरा सिंडिकेट डॉक्टर अनिल मिश्रा के इशारे पर चल रहा था और इसमें 100 से ज्यादा लड़के शामिल थे। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 25 जून 2026 को आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने 11 लैंड डील्स के डॉक्यूमेंट्स सौंप कर एक और बड़ा धमाका कर दिया। मंदिर के लिए झूठे पैसों से जो जमीनें खरीदी गई उनका सच हिला देने वाला था। मई 2021 में अयोध्या के मेयर के भतीजे दीप नारायण ने जो जमीन 20 लाख में खरीदी थी, ट्रस्ट ने उसे 2.5 करोड़ में खरीद लिया। एक और डील में 2 लोगों ने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और ठीक 10 मिनट बाद उसी जमीन को ट्रस्ट ने सीधे 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जमीनें 17 गुना महंगे दामों पर खरीदी जा रही थी। आरोप है कि चंपत राय का भतीजा चंदन राय, जो पहले किराए के मकान में रहता था, उसने स्कैम के पैसों से अयोध्या में कई एकड़ जमीनें ले ली और हरिद्वार में होटल बना लिया। बात सिर्फ जमीनों की नहीं है। जनवरी 2021 में पुणे और मुंबई के सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी की ईंटें चंपत राय को सौंपी थी, जिनकी 5 साल बाद भी कोई रिसिप्ट नहीं मिली और वो गायब है। गाजियाबाद के एक भक्त के सोने के सिक्के एक ट्रस्टी के लॉकर से मिले।
मुंबई के एक बिजनेसमैन ने जो 3 किलो चांदी का हार और चरण पदुका टीनू यादव को दी थी, उसका रिकॉर्ड गायब है। अब सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि भक्तों की आस्था से चढ़ाए गए असली आभूषणों को कहीं नकली ज्वेलरी से रिप्लेस ना कर दिया गया हो। जब स्कैम की खबरें आई तो संतोष दुबे और महंत कमल नयन दास जैसे लोगों ने कहा कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए सिर्फ छोटे मोहरों पर कार्रवाई करके लिपापोती की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आईबी ने पीएमओ को इस गड़बड़ी की 12 रिपोर्ट्स भेजी थी, फिर भी चुप्पी साधी गई। लोग जिस आस्था के साथ भगवान के चरणों में अपना पैसा रखते हैं, ये लोग उस पवित्र पैसे को अपनी तिजोरियों में भर रहे थे। एफआईआर में जिन लोगों के नाम है, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। इतने करोड़ों का हेरा फेरी भले ही बड़े आकाओं के बिना मुमकिन न हो, पर आम जनता अब चुप नहीं बैठेगी। इस सिस्टम को अगर वाकई साफ करना है तो इस ऑटोनोमस के पर्दे को हटाना होगा, इसे आरटीआई के दायरे में लाना होगा। हर एक पैसे का हिसाब, लाइव डैशबोर्ड और इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट हर साल जनता के सामने पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा किसी एक ट्रस्ट या एक गैंग का नहीं है, ये पैसा इस देश के करोड़ों राम भक्तों का है। लेकिन सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाए तो एक आम नागरिक अपनी आस्था को किस चौखट पर जाकर सुरक्षित महसूस करे। इस पूरे महाघोटाले और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई बड़े मगरमच्छों के चेहरे सामने आएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे कड़क कंटेंट आगे भी मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।